ऑन कर दिया ना, देखिए इधर देख लो सब लोग। ये HIV वायरस का स्ट्रक्चर उतारे थे, ठीक। HIV एड्स को सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट किया गया था वर्ल्ड में? 1981 यूएस में। कहां पर? यूएस में, लॉस एंजल्स, ठीक है, यूएस में रिपोर्ट किया गया था सबसे पहला केस। और इंडिया में चेन्नई में 1986 में, लिख सकते हैं 1986 चेन्नई, इंडिया में। समझ में आया? अब एक जो लाइन दी है कि एड्स इज नॉट कॉन्जेनेटल, उसको समझ लेते, ठीक है। शुरुआत में दे दिया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, एड्स इज नॉट कॉन्जेनेटल, मतलब एड्स बाय बर्थ नहीं होता है, ठीक है, नॉट बाय बर्थ। जन्मजात नहीं है, समझ में आया? क्यों? लेकिन HIV जो है, HIV वायरस जो है वो कॉन्जेनेटल हो सकता है। कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा HIV पॉजिटिव जन्मजात हो सकता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, नहीं लीजिएगा। बट फेटस में HIV पॉजिटिव, लेकिन वो HIV पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। तो HIV का पॉजिटिव होना ये कॉन्जेनेटल हो सकता है, ठीक है, ये कॉन्जेनेटल, इसको आप कॉन्जेनेटल कहेंगे। बचपन से कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसको एड्स नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि एड्स का सिम्टम आने में 5 से 10 साल लगते हैं। तो बताइए, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 9 महीने बाद बर्थ हो रही है, तो क्या तत्काल उसको सिम्टम आ जाएगा एड्स का? नहीं। जब वो बाहरी वातावरण में आएगा, एनवायरमेंट से उसका कांटेक्ट होगा, बीमारियों का पैथोजन उसकी बॉडी में इंटर करेगा, ठीक है, समझ में आया? तो इसका कारण यही है कि कॉन्जेनेटल क्यों नहीं होता है, नॉट कॉन्जेनेटल लिख लीजिएगा, बिकॉज इट टेक्स 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। एड्स होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, इसको बोलते हैं लैग पीरियड। तब तक वायरस इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है, साइलेंट इन्फेक्शन है। जितनी एसटीडी है वो सब साइलेंट इन्फेक्शन है, ठीक है, खासकर ये वाली एड्स साइलेंट इन्फेक्शन क्यों है? क्योंकि ये असर तब दिखाता है जब बहुत लेट हो चुकी होती है। जब इसका सिम्टम आएगा असली वाला, तब तक बहुत देर हो जाता है। समझ में आया? तो अर्ली सिम्टम क्या होते हैं एड्स के? देखिए, जो अर्ली सिम्टम है, अर्ली सिम्टम वो एड्स के नहीं है। एड्स में कहते हैं एड्स की शुरुआत, वो एड्स के लक्षण नहीं होते हैं, वो HIV के लक्षण है। HIV की एंट्री हो गई है बॉडी में, उसके लक्षण आएंगे शुरुआती, ठीक है। वैसे कह भी दिया जाता है कि अर्ली सिम्टम ऑफ द एड्स, लेकिन एड्स के वो लक्षण नहीं माने जाते हैं, ठीक। तो अर्ली सिम्टम में मैं लिख दे रहा हूं, अर्ली सिम्टम जो आएगा वो क्या होगा? वीकनेस होगा, ठीक है, वीकनेस, बॉडी और वेट लॉस होगा, वेट लॉस, वजन में कमी आएगी, कमजोरी आएगी, ठीक। और कोई लक्षण? फीवर वगैरह भी आ सकता है, और बहुत सारी भी हैं ये, ठीक है। तो ये कुछ शुरुआती क्या है, या लिख लीजिएगा, फीवर भी शायद दिया है, फीवर, ये अर्ली सिम्टम है, ठीक है। ये कुछ समय बाद खत्म भी हो सकते हैं, और उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, उस वर्ड को देखिए, बहुत कह सकते हैं ये सिम्टम बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, ठीक है। मैं वो वर्ड पढ़ दे रहा हूं, केंद्रीय देखिए, अगर आपको मिल जाए तो बताइए। जहां पर ये लिखा होगा ना, वहीं पर ये वर्ड दिया होगा।
हाँ, ये सबसे लास्ट पेज पर है, देखिए। सबसे लास्ट जहां पर एड्स खत्म हो रहा, लिखा है ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन सफर फ्रॉम द बाउट्स ऑफ द फीवर। ठीक है, डायरिया, वेट लॉस। डायरिया भी एक सिम्टम लिख लीजिएगा। और लिखा ये सिम्टम क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, लिखा ना बाउट्स ऑफ फीवर मतलब शॉर्ट टाइम। जो बाउट्स लिखा BOUTS उसका मतलब है थोड़े समय के लिए, बुखार लगातार नहीं आएगा। ठीक है, थोड़े समय के लिए आएगा। तो ये अर्ली सिम्टम है। और लेट सिम्टम क्या होते हैं? जब एड्स अपना विकराल रूप ले लेता है कि जब कहते हैं अब इसको एड्स हो गया है। हर HIV पॉजिटिव पर्सन को एड्स मतलब उसको एड्स हो या न हो अलग मैटर है। ठीक है, एड्स का सिम्टम आने में काफी लंबा समय लगता है। ठीक, तो जब एड्स का सिम्टम आता है, जो लेट सिम्टम आते हैं, वो लेट सिम्टम में बहुत सारी बीमारियां उस पर्सन को अटैक करने लग जाती हैं। ठीक, उन्हीं को होता है, दूसरे को नहीं होगा, क्योंकि HIV पॉजिटिव जो HIV वायरस धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट को ब्रेक करता चल रहा है, इम्यून सिस्टम कमजोर कर रहा है, तो बीमारियां अटैक करेंगी। अब कौन सी बीमारी अटैक करेगी? बहुत सारी करेंगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है टीबी। ठीक है, जो लेट सिम्टम आएंगे वो ड्यू टू आएंगे, किसकी वजह से आएंगे? ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, उसको टीबी पकड़ लेगा। ठीक है, उसको एक प्रोटोजोआ है टॉक्सिप्लाज्मा, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन बाय प्रोटोजोआ टॉक्सिप्लाज्मा मतलब जो लिखा गया है कि कौन कौन सी बीमारियां अटैक कर सकती हैं, तो कई, लेकिन मेन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस उसको हो सकती है और टॉक्सिप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए, देखा ना, ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पूरा नाम है टीबी के बैक्टीरिया का। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस का इन्फेक्शन, फंजाई का, पैरासाइट में टॉक्सिप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कुछ भी इसको डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब ये वायरस स्प्रेड कैसे करता है? ठीक है, देखिए, यहां पे समझ में आया। अब इसका समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ठीक, तो पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी बाय इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो उससे सेक्सुअल एक्टिविटी से ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा है शेयरिंग निडल विथ इन्फेक्टेड पर्सन, के साथ निडल कोई शेयर नहीं करनी चाहिए। और तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड HIV पॉजिटिव का ब्लड किसी को दे दिया जाएगा तो इसकी HIV हो जाएगा। समझ में आया? तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो 3 तरीके हैं इसके ट्रांसफर होने के। मतलब कह सकते हैं कि ब्लड कांटेक्ट होना चाहिए सारे केसेस में, ब्लड का, इन्फेक्टेड पर्सन का और नॉर्मल पर्सन का ब्लड कांटेक्ट में आएगा तभी HIV होगा, क्योंकि HIV ब्लड से ट्रांसफर होता है। तो ये तीनों तरीके से ब्लड कांटेक्ट होगा। ठीक है, या बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब आगे लिखा है हाई रिस्क ऑफ इंडिविजुअल, किसमें रिस्क ज्यादा है, कौन से पर्सन में HIV होने का चांस ज्यादा है? तो यहां से देखिए, पहला क्या है, जिस पर्सन के मल्टीपल सेक्स पार्टनर उसके HIV होने का चांस ज्यादा हो सकता है। ठीक, दूसरा है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, नशेड़ी होते हैं। अभी बस होली आने वाली हम लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, जोरदार उनके लिए होली, साल भर इंतजार करते हैं वो लोग। हाँ,
उन्हीं के लिए तो होली है, हम लोगों के लिए होली थोड़े नहीं है। तो जो ड्रग एडिक्ट हैं, ठीक, वो क्योंकि वो एडिक्शन जब करते हैं तो बिना सोचे समझे नीडल्स को यूज करते रहते हैं एक दूसरे की। इंट्रावीनस खासकर कौन सा, देखिए हर ड्रग एडिक्ट को एड्स नहीं हो सकता, ये भी जानिए। वो ड्रग एडिक्ट को होगा जो इंट्रावेनसली इंजेक्शन ले रहा है, वेंस के द्वारा इंजेक्शन से दवा ले रहा है, ठीक है, उसको लिखा गया है। और तीसरा है जिसमें बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी पर्सन को बार बार ब्लड चढ़ाने की समस्या नौबत आ रही है तो उसमें एचआईवी के चांस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कभी गलती से ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया कि अनजाने में उसको चेक नहीं किया गया, तो एचआईवी हो जाएगा। समझ में आया? तो जिसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको किया जाता है, किसको बार बार ब्लड चढ़ाया जाता है? जिसमें या तो किडनी खराब होती है तो या तो जिसको ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर वाले पेशेंट में भी पूरा ब्लड रिप्लेस कराया जाता है टाइम टू टाइम, क्योंकि ब्लड उसमें WBC ज्यादा हो रही है उसकी। हाँ उसमें ठीक है, वहां भी। और कुछ पूछ रहे थे तुम, बोल गए क्या पूछ रहे थे? आया तो नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है, सिम्टम आ सकता है, डिपेंड करता है कि देखिए एड्स में इम्यूनिटी घटती है, सीधी सी बात है। अगर इम्यूनिटी किसी तरीके से उस पर्सन ने बहुत ज्यादा हैवी कर रखी है तो चांस कम है एचआईवी होने का, मतलब एड्स होने का। एचआईवी तो है, उसको पॉजिटिव तो है, ठीक होगा। लेकिन सुन लीजिए, अगर मेल है, अगर मेल बच्चा हुआ है, ठीक है, मेल, क्योंकि देखिए ये मदर हो गया, ये फादर हो गया, प्रेगनेंसी हुई तो मदर से ट्रांसफर होता है किसमें? बच्चे में, ठीक है, समझ में आया? एचआईवी। अब अगर ये फीमेल है, फीमेल चाइल्ड, तो उसको एचआईवी है तो अगली जनरेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर फादर है तो फादर से नहीं जाएगा, क्योंकि फादर ओनली स्पर्म डोनेट करता है। दूसरी चीज, फादर अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, अगर मान लीजिए फादर है, ये फादर क्या है, ये देखिए इसके जो चाइल्ड बनेंगे मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। इस फीमेल में तो क्योंकि यहाँ से बच्चे में तो आना ही है, दोनों बच्चों में एचआईवी आएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन जो लड़की बनेगी, जो गर्ल बनेगी, वो जब अगले बच्चे को जन्म देगी तो प्लेसेंटा से एचआईवी अगले बच्चे में चला जाएगा। लेकिन जो बॉय होगा, ठीक है, जब ये मैरिज करेगा किसी फीमेल के साथ, तो इसके बच्चों में क्योंकि नॉर्मल फीमेल के साथ वो मैरिज कर रहा है ना, लेकिन ये अफेक्टेड है मेल, तो इसके बच्चों में एचआईवी आने के चांस, एचआईवी नहीं आएगा। ये पॉजिटिव तो है लेकिन चांस बहुत कम बनेंगे, क्योंकि पहली चीज तो ये स्पर्म डोनेट करता है फीमेल को, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये जो चाइल्ड बनेगा इसको बनाने के लिए यहां से स्पर्म आएगा। दूसरी चीज, जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा इस फीमेल के साथ, ठीक, तो अगर प्रोटेक्शन मेथड यूज किया जा रहा है तो नहीं आएगा, और प्रोटेक्शन नहीं यूज किया जा रहा है तो आ जाएगा। समझ में आया? तब आ जाएगा यहां पर। हाँ ये भी बात सही थी, वो कहाँ उतने दिन तक सर्वाइव करेंगे, ठीक है, ज्यादा तो सर्वाइव नहीं करते ना। भाई जो एचआईवी पॉजिटिव है ज्यादातर केसेस में वो सर्वाइवल नहीं करते हैं। 10 साल, 5 से 10 साल का टाइम होता है सिम्टम आने में। अगर बाई बर्थ है एचआईवी तो 10 साल के बाद सिम्टम आ जाएगा, उसमें एवरेज होता है। यहां समझ में आएगा ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये हाई रिस्क है। और थोड़ा सा इसकी लाइफ साइकिल देख लीजिए, ठीक है, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में एचआईवी किस सेल को अटैक, अगर कहा जाए एचआईवी किस सेल को अफेक्ट करता है, तो एचआईवी अफेक्ट करेगा किसको?
दो सेल को अटैक करता है बॉडी में, एक है मैक्रोफाजिस और दूसरा है टीएच लिम्फोसाइट को। मतलब डब्ल्यूबीसी को अटैक करेगा। डब्ल्यूबीसी में एक लिम्फोसाइट है और एक मैक्रोफाजिस है, लेकिन किसको बस्ट करता है? तो बस्ट इसको ज्यादा करेगा, इसको कम करेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। और कार्डियक किस सेल को बस्ट करेगा? तो ये इसको जो है HIV, यहां लिखेंगे HIV मेनली ब्रेक किसको करेगा? ब्रेक या फिर बस्ट किसको करेगा? वो करेगा TH सेल को। मैक्रोफाजिस को जनरली वो बस्ट नहीं करते हैं, कम, क्योंकि मैक्रोफाजिस में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आते हैं। जैसे ध्यान समझ लीजिए, जैसे ये कौन सी सेल है? मैक्रोफाज, और ये कौन सी सेल है? TH है। HIV वायरस इंटर किया, ब्लड में आया। जब ब्लड में आएगा तो ब्लड से वो कहां जाएगा? वो आपकी बॉडी में जो मैक्रोफाज है पहले इसको, और कहा जो दोनों में से पहले किस सेल को अटैक करता है? तो पहले इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट इसको अटैक करेगा, देन इसको करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहले इसको, फर्स्ट में FIST लिखिए, फर्स्ट अटैक इसको करेगा और नेक्स्ट अटैक इसको करेगा, समझ में? तो ये मैक्रोफाजेस को अटैक करेगा। मैक्रोफाजेस में जाकर के केवल ये अपनी संख्या बढ़ाएगा, बहुत सारे HIV बन जाएंगे इससे, ठीक है। बहुत सारे HIV वायरस क्या हो जाएंगे? रेडी हो जाएंगे मैक्रोफाजेस में। तो ये क्योंकि HIV किसी सेल को तोड़ता कब है? जब अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है तो सेल को तोड़ करके निकल जाएगा और दूसरी सेल में पहुंच जाएगा, समझ? लेकिन मैक्रोफाजेस में ये संख्या बढ़ाने जाते हैं और एक लंबे समय तक वहीं आराम भी करते रहते हैं, समझ में? कहते नहीं कि HIV पर्सन पॉजिटिव है लेकिन एड्स का सिम्टम नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी उसकी इम्यूनिटी उतनी कमजोर नहीं हुई है। शुरुआत से इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती है। शुरुआत में वायरस आता है और मैक्रोफाजेस सेल में अपनी संख्या को बढ़ाता है और रेस्ट भी करता रहता है, वहीं समझ में? आराम करता रहेगा कई सालों तक। इसके बाद यहां से निकलेगा इसको, क्योंकि मैक्रोफाजेस कई ढेर सारी होती है ना, ऐसा तो नहीं कम है, बहुत सारी मैक्रोफाजेस हैं। तो कुछ मैक्रोफाजेस को ब्रेक करेगा और टी लिम्फोसाइट को अटैक करेगा और इनको तुरंत क्या करेगा? तोड़ेगा। भाई अटैक करने का मतलब इसमें एंट्री करेगा, इसके जीनोम के साथ जुड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, और जब इसमें अपनी संख्या बढ़ाएगा तो इसको तोड़ करके फिर तुरंत निकल जाएगा। तो ये घटने लगेंगी तो इम्यूनिटी कमजोर होती है, ठीक। क्योंकि WBC ब्लड में है और ब्लड सारे पार्ट में घूम रहा है उसके, ठीक है, तो डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज समझ में, एड्स फर्स्ट टाइम अटैक करेगा मैक्रोफाजेस को, देन TH को, ठीक है, और ब्रेक जनरली करता है TH को। मैक्रोफाजेस में वो आराम करता है, ठीक, अपनी संख्या बढ़ाएगा, साइलेंटली पड़ा भी रहेगा। तो इसको बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ HIV। HIV फैक्ट्री है, लिख लीजिएगा, HIV फैक्ट्री है, या ऑब्लिक करके लिखेंगे, रिजर्वायर लिखिएगा, नया लिख दे रहा हूं, रिजर्वायर ऑफ HIV का रिजर्वायर या HIV की फैक्ट्री कौन सी है? मैक्रोफाज। मतलब इसी में HIV बनते हैं, इसी में उनकी संख्या बढ़ती है और इसी में वो पड़े भी रहते हैं, यहीं से निकलेंगे और तुरंत TH को अटैक करने लग जाएंगे, समझ में आया? जब तक TH सेल अटैक नहीं होगी तब तक इम्यून सिस्टम पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब थोड़ी लाइफ साइकिल में देखिए, ये बुक में डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, दिया है ये है TH सेल। कौन सी सेल बना रहे हैं? TH। आप मैक्रोफाजेस भी समझते हैं लेकिन मेनली TH बनाया इन्होंने। T हेल्पर सेल है, ठीक, लिम्फोसाइट है। HIV वायरस आता है और HIV वायरस की स्ट्रक्चर ये है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन मिलेगा देखने को, उस प्रोटीन को बोलते हैं GP120। अंदर मिलेगा RNA और कुछ एंजाइम मिलेंगे अंदर देखने को, 3 एंजाइम मिलते हैं इसके पास। जब HIV अटैक, और यहाँ जो
जो सेल है ये होस्ट सेल है। ये कौन सी सेल है? इसको बोलते हैं होस्ट सेल, क्योंकि इसी पर तो अटैक कर रहा है। इसके पास CD4 रिसेप्टर होता है। यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CD4 प्लस रिसेप्टर लिख लीजिएगा। मतलब HIV वायरस किस सेल पर अटैक करना है, उसको कैसे पता लगता है हमको किस सेल पर अटैक करना है? जिस सेल पर ये रिसेप्टर देखने को मिलेगा। रिसेप्टर किस पर होता है? TH सेल पर या मैक्रोफेजेस पर। समझ में आया? उसी पर अटैक करेगा। तो पूरे पर रिसेप्टर लगा होगा, HIV आएगा, यहाँ बाइंड करेगा रिसेप्टर पर और अपना जीनोम ट्रांसफर कर देगा। याद रखिए, HIV या किसी भी वायरस का केवल न्यूक्लिक एसिड ही सेल में आता है। ये RNA आया। अब RNA से क्या बनेगा? DNA बनेगा। ठीक है, ये बन गया DNA। कौन सा एंजाइम लगेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए नहीं, बुक में सब बना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लग गया। ठीक, अब ये जो DNA बना है ये होस्ट सेल है। होस्ट सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इसका अपना DNA है। ये DNA इसके DNA के साथ जुड़ जाएगा जाकर के। समझ में आया? ये DNA आकर के इसके DNA के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जुड़ गया, इंटीग्रेशन हो गया। एंजाइम कौन सा लगेगा? इंटीग्रेज एंजाइम। दो एंजाइम यहां काम कर गए, इंटीग्रेज और ये। ठीक है, इसके बाद अब ये जब सेल मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, तो ये DNA इसका क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ लीजिए हो रही है ना। ये DNA मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जानते हैं DNA से क्या बनता है? RNA। इन DNA से क्या बनेगा? RNA। ये RNA बन गए। ये कौन से RNA है? ये वायरस के हैं। तो इसके पास अपना भी RNA बनेगा, लेकिन वायरस का RNA रेडी है, वायरल RNA। और क्योंकि RNA से क्या बनता है? कुछ RNA मैसेंजर RNA के तरीके से काम करेंगे और क्या बना लेंगे? प्रोटीन। तो इन्हीं RNA से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। ठीक है, और कुछ RNA ऐसे रहेंगे जिससे प्रोटीन नहीं बनेगा, वो RNA के RNA ही बने रहेंगे। अब नया वायरस कैसे रेडी होगा? जो RNA प्रोटीन बना लिए हैं वो प्रोटीन इस तरीके से, मतलब जो RNA बचे हुए हैं जिनसे प्रोटीन नहीं बन रही है, वो RNA यहां आ जाएंगे अंदर, और बाहर की साइड में क्या होगा? जो प्रोटीन बन चुकी है RNA वाली, वो इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएगी। ठीक, अब बन गया ये क्या चीज? HIV वायरस। तो इस तरीके से HIV वायरस यहाँ रेडी होते रहते हैं। अब इस सेल को बस्ट करके के यहां से HIV कहां चला जाएगा? बाहर, और फिर जाकर के दूसरी सेल को अटैक करेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा। तो ये क्रम चलता रहेगा इस तरीके से। आया समझ में? जाना है? ठीक, तो ये हो गया लाइव। और देखते रहिए, कोई चीज छूट रही हो तो हमको बताइएगा। अभी लाइफ साइकिल में बताइए, लाइफ साइकिल में कोई चीज छूट तो नहीं रही है। और देखिए, HIV का जो एड्स है, ठीक है, या HIV की कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। बाकी बीमारियों का वैक्सीन बना लिया गया है, इसका कोई कोरोना तक का बन गया वैक्सीन, इसका नहीं बन रहा। और जनरली बहुत क्रिटिकल है बनाना, जल्दी संभव भी नहीं है। काम चल रहा लेकिन जल्दी संभव नहीं। कारण मैं बता रहा हूं क्यों वैक्सीन नहीं बन सकती है इसकी। बाकी सबकी बन सकती है वैक्सीन, एक वैक्सीन इसकी नहीं बनती है। कौन सी? मलेरिया की, उसका भी कारण है। ठीक, हाँ, तो इसकी वैक्सीन ना बनने के रीजन समझिए क्यों नहीं वैक्सीन बना पाते हैं। पहली चीज तो ये है, ये वायरस के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मतलब इस वायरस में म्यूटेशन के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये वायरस म्यूटेट बहुत करता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। ये RNA, इसका जो RNA है उसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जिस चीज में म्यूटेशन होता है उसमें नई नई स्ट्रेन बनते रहते हैं, ये बताया था मैंने। तो ये वायरस म्यूटेशन बहुत ज्यादा है, फास्ट है। क्योंकि RNA में म्यूटेशन फास्ट होता है कि DNA तो RNA में होता है, लेकिन बाकी और भी तो वायरस ऐसे हैं जिनमें म्यूटेशन होता है, और भी तो RNA वायरस हैं। तो क्या उनकी वैक्सीन नहीं बनी है? उनकी तो बन चुकी है, ये इसकी नहीं बन रही है। ये भी RNA है, बाकी RNA वायरस है, सब में म्यूटेशन होता है।
ठीक। लेकिन इसमें म्यूटेशन कुछ ज्यादा ही होता है। एक तो कारण यह है कि आरएनए वायरस है, दूसरा कारण यह है कि इसमें जो एंजाइम लग रहा है कौन सा, ये आरटी एंजाइम है, ठीक है। बाकी आरएनए वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है। और इस एंजाइम की खास बात यह है कि इसमें कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होती है, नो प्रूफ रीडिंग। नो प्रूफ रीडिंग समझते हैं? अगर गलती से कोई गलत बेस लग गया रेप्लिकेशन के टाइम पर तो सही नहीं होगा कभी भी। तो जिस जिस वायरस के अंदर ये एंजाइम देखने को मिलेगा, आरटी एंजाइम, उस वायरस का वैक्सीन बनाना बड़ा कठिन है। बाकी आरएनए वायरस का वैक्सीन बन चुका है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले जो आरएनए वायरस हैं, जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं फिर डीएनए को जोड़ते हैं ले जाकर के, उनका वैक्सीन जल्दी संभव नहीं हो रहा है। बाकी आरएनए का बन चुका है। समझ में आ रही चीजें? एक तो कारण ये होता है म्यूटेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि ये हमेशा नया नया वैरायटी बनाता रहता है, स्ट्रेन बनाता है। तो दवा किसके हिसाब से आप वैक्सीन बनाएंगे? वैक्सीन किस हिसाब से बनाएंगे? समझ में आया? आपने आज वैक्सीन रेडी किया, कल को इसने अपनी स्ट्रक्चर ही बदल ली, तो वैक्सीन काम कैसे करेगी? दूसरा चीज क्या है, ये देखिए, ये अपने डीएनए को होस्ट के डीएनए में ले जाकर के छुपा लेता है। जितने भी आरएनए, जितने भी वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर ये एंजाइम देखने को मिलता है, वो क्या करते हैं, वो आरएनए से क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, और डीएनए को ले जाकर के होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ लेते हैं। अभी बताया आपको ना, एचआईवी वायरस क्या करता है, अपने आरएनए से इस एंजाइम की मदद लेकर के डीएनए बनाएगा और डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ जोड़ लेगा और छुपा लेगा अपने डीएनए को। तो बताइए, वायरस सेल के अंदर क्या भेजता है? सेल के अंदर उसने क्या भेजा? उसने सेल के अंदर आरएनए को भेजा, और आरएनए तुरंत किसमें कन्वर्ट हो गया, डीएनए में, और डीएनए गया यहां जुड़ गया। मतलब कुछ मारने के लिए बचा ही नहीं सेल में। सेल का इम्यून सिस्टम या सेल का कोई एंजाइम क्या खत्म करेगा, जब उसने अपने डीएनए को छुपा लिया है इसके डीएनए के साथ में। बाकी आरएनए वायरस ये काम नहीं करते हैं। बाकी जो आरएनए वायरस हैं उनमें आरएनए से आरएनए ही बनता है, वो आरएनए को जोड़ते नहीं है डीएनए के साथ में। समझ में आया? तो इसलिए उनका आरएनए क्या है, उनके आरएनए को खत्म करने के लिए हमारे पास वैक्सीन है, वो डिग्रेड हो सकते हैं। ठीक, तो दूसरा कारण लिख लीजिएगा, एचआईवी हाइड कर लेता, हाइड छुपा लेता है, ठीक है, इट्स डीएनए, अपने डीएनए को विथ होस्ट डीएनए के साथ छुपा लेता है, बच जाता है। ठीक है, तो कोई वैक्सीन इसीलिए बनी नहीं है उसकी। यहां तक हो गया? आप देखिए, हाँ, डायग्नोसिस बता रहे हैं, इलाइजा उसका टेस्ट है, ठीक है। और इधर तो सब हो गया। ये एक और चीज समझ लीजिए, व्हेन डू पीपल नीड द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये मैंने आपको बता दिया है। एड्स इज नॉट स्प्रेड, ये भी हो गया है। जिस पर्सन को एड्स हो जाता है उसके साथ में सिंपैथी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो खत्म होने वाला है, वो टेंशन से मर जाएगा, और उसको किसी को बता दिया कि तुमको एड्स है तो टेंशन से मर जाएगा। समझ में आया? तो इसके साथ सिंपैथी बहुत जरूरी है। लगभग हो गया है, कुछ बच्चा नहीं है। डायग्नोसिस कैसे पता लगाएंगे एड्स हुआ है, इलाइजा टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया है। और इसके ट्रीटमेंट में, इसका इलाज कैसे, बचाव तो मतलब कोई वैक्सीन तो नहीं बनी है, तो बचाव ही इसका सबसे अच्छा तरीका है, प्रिवेंशन। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं। ठीक है, जो इसका इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं है। अगर ट्रीटमेंट को अर्ली एज में किया जाए, अर्ली एज में किसको पता है कि हमको एड्स हो जाएगा, नहीं पता ना। उसके लिए वो टेस्ट कराइए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, तो पता लगेगा कि एचआईवी है कि नहीं है।
तो ट्रीटमेंट में है एंटी रेट्रोवायरल, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है, मतलब ऐसी दवाएं जो इस रेट्रोवायरस के अगेंस्ट में काम करती हैं, क्योंकि HIV वायरस रेट्रोवायरस है। जितने आरएनए वायरस हैं सब क्या है, रेट्रोवायरस है। और उसमें से कुछ आरएनए वायरस के अंदर ये एंजाइम भी देखने को मिलता है। ठीक, ये दवाएं कैसे काम करती हैं? ये दवाएं, इनमें जो 3 एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। RT एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देंगे तो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। इंटीग्रेज को इनएक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, इनएक्टिवेट कर देंगी या डिस्ट्रॉय कर देंगी, खत्म कर देंगी। ठीक है, RT इंटीग्रेज, इंटीग्रेज, ठीक है, प्रोटीएज, ये 3 एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये हो गया फिनिश। और इसमें आप बताइए कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा जब ये एंजाइम काम नहीं करेंगे। और देखिए प्रिवेंशन में लिखा गया है एड्स का कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अर्ली कंडीशन का ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बचाव ही सबसे अच्छा ऑप्शन। और HIV इन्फेक्शन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, एक चीज अंडरलाइन कर लीजिए, HIV का इन्फेक्शन जो होता है वो जानकारी में होता है, अनजाने में कभी नहीं होता है। बाकी बीमारियां हमको अनजाने में हो जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमने कुछ खाया, हो सकता है खाने के साथ कोई पैथोजन चला गया हो। ठीक है, सारी बीमारियां अनजाने में होती हैं, लेकिन HIV बीमारी अनजाने में नहीं होती है, वो जानकारी में रहता है। कैसे कि कोई भी पर्सन है, उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर, तो उसको पता है ना कि हमको HIV हो सकता है। कोई पर्सन एडिक्ट है, ठीक है, तो उसको पता है कि हम नशे की दवा ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, तो हमको हो सकता है, लेकिन वो नशे में चूर है। ठीक, उसको कोई फर्क नहीं है। और तीसरा जो है, जिसको बार बार ब्लड चढ़ाया जा रहा है, वो भी जानकारी में ही हो सकता है कि हाँ ऐसा होगा। हो सकता है कि कभी ऐसा ब्लड दे दिया जाए इसमें HIV हो। तो ये सब कॉन्शियस बिहेवियर के कारण होता है। ठीक, और एक लाइन को बहुत अच्छे से लिखा गया है, इन्होंने देखिए ध्यान समझ लीजिएगा। तो स्प्रेड HIV का कॉन्शियस बिहेवियर से होता है, नॉट समथिंग दैट हैपन इन एडवर्टेंटली, का मतलब अनजाने में। अनजाने में ये बीमारी कभी नहीं होती है। ठीक है, और जैसे बाकी बीमारियां क्या है, निमोनिया है, टाइफाइड, ये सब बीमारियां अनजाने में हो जाती है, पता भी नहीं लगता कि कहां से आ गया ये। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिखी गई है, द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, मतलब एड्स का केवल केवल एक ही एक्सक्यूज कहा जाएगा, अज्ञानता। अगर किसी को एड्स हो गया है तो अज्ञानता के कारण हुआ है, अनजाने में नहीं हुआ है, उनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, अज्ञान थे वो, समझ में आया? क्योंकि ये कॉन्शियस बिहेवियर से डिजीज होती है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जानकार नहीं है, तो उसको तो एड्स हो जाएगा। और कोई पढ़ा लिखा है, उसको अगर एड्स हो जाए तो वो अनजाने में नहीं हुआ है, तो जान करके हुआ है, समझ में आया? उसकी कॉन्शियसनेस से हुआ है। आगे देखिए लिखा है, डाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब समझते हैं, अज्ञानता से कभी मत मरिए, अज्ञानता से मौत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अनजान मतलब इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। आगे है कि एड्स को रोकने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जिसमें से गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, नेल्को है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाँ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ अदर NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्राइवेट संस्थान जो एड्स पर काम कर रहे हैं, उससे बचाव के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, और बाकी वो क्या बचाव है वो सब पता लिखा हुआ है। ठीक है, तो पढ़ लें, कोई समस्या नहीं है ना? हाँ,
अर्ली डिजीज समझ लीजिए कैंसर। कुछ पूछना नहीं है इसमें, अभी नहीं, पढ़ के आइएगा। ठीक है, ठीक। कैंसर, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कॉल्ड कैंसर। ठीक है, देखिए अनकंट्रोल्ड, ये टॉपिक पढ़ लेना और जो नशेड़ी लोग हैं वो नशा करना छोड़ देंगे। क्यों? तब भी करेंगे क्या? और ज्यादा करेंगे तब। क्यों? बात सही है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, देखिए पाउच पर, गुटखा के पाउच पर कितना खतरनाक फोटो आता है, लेकिन उसको देखते हैं बड़े प्यार से और तारेंगे यूं, है ना? कितना खतरनाक फोटो आता है उस पर। अनकंट्रोल्ड, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही है, पढ़ना नहीं आता उन लोगों को, लेकिन देखना चित्र तो आखिर देख के समझ सकता ना वो, ऐसा नहीं है। ये बात तो तुम्हारी एकदम सही है, कोई बात नहीं है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अगर बॉडी में, देखिए आपकी जो बॉडी है उसमें एक लाइन बुक में लिखा हुआ, जांच देखिएगा, इन नॉर्मल जो सेल है बॉडी में, जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल सेल जो आपकी बॉडी में है जिसमें कैंसर नहीं हुआ है, तो नॉर्मल सेल क्या करती हैं? उसमें ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कंट्रोल्ड वे में होता है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन इन कंट्रोल्ड वे। देखिए जितने टॉपिक है ना उसमें से कुछ हैं ऐसे जिन लाइनों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा लास्ट टाइम जाकर के। ठीक है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कंट्रोल्ड वे में होता है, मतलब बॉडी की सेल बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगी। डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योर हो जाएंगे, पूरा फुल मैच्योर होंगे। सेल डिवाइड करती हैं, पता है ना ग्रोथ कैसे होती है? सेल पहले डिवाइड करती है माइटोसिस से, डिवाइड करने के बाद अपना साइज बढ़ाती हैं, एक हद तक ही उनका साइज बढ़ता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा साइज हो जाए। उसके बाद वो मैच्योर होती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर है तो उसकी सेल डिवाइड करेंगी, फिर साइज इंक्रीज होगा, उसके बाद उससे परमानेंट टिश्यू बनेगा। एक मेरिस्टेमेटिक से वो पैरेन्काइमा भी बन जाएगा, कोलेनकाइमा भी, स्क्लेरेन्काइमा ना, अलग अलग सेल बन जाएंगे ना, एक तरीके की सेल से डिफरेंट टाइप की सेल बन गई है। डिफरेंशिएशन, डिवीजन होना, ठीक, मैच्योर होना, तो सेल फुल्ली मैच्योर हो जाती है, समझ में आया? लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता। कैंसर में एक चीज तो है कि सेल की ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, लगातार सेल डिवाइड करती रहती है जब तक आपको खत्म नहीं कर देंगे, समझ में आया? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन मतलब रिपीटेड सेल डिवीजन कह सकते हैं, रिपीटेटिव सेल डिवीजन, लगातार सेल डिवीजन होता रहेगा, अनकंट्रोल्ड। एक चीज तो ये हो गया, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, जो कैंसर की सेल होती हैं वहां पर सेल पूरा मैच्योर नहीं होने पाती है। जैसे मार्केट में जो लाते हैं सब्जियां, जो लौकी लाते हैं, तो क्या वो लगता पूरी मैच्योर हो गई है? नहीं, इंजेक्शन लगा करके छोटी को बड़ा करके ले आए, होता ना, इंजेक्शन लगाया ऑक्सीटोसिन का रात में, और सुबह वो बड़ी हो गई, ले आए, मैच्योर नहीं हो पाई, तो समस्या क्रिएट। यहां पर यही है, सेल लगातार डिवाइड कर रही है और सेल को बड़ा, मतलब बड़ा होने का टाइम ही नहीं मिलता है, मैच्योर होने का उनके पास समय ही नहीं है, वो डिवाइड कर रही हैं। ये सेल है, ये डिवाइड की, 2 बना, 2 से 4 बना, इनके पास इतना समय नहीं है कि ये क्या करें, ये मैच्योर हो जाए, मैच्योर भी नहीं हो पाती, डिफरेंशिएट भी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। जबकि सेल डिफरेंशिएट होती हैं तो उनसे अलग अलग तरीके की सेल बनती हैं, मैच्योर होंगी देन डिफरेंशिएट होंगी, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर जैसे हमारे बोन मैरो की जो सेल हैं वो डिवाइड करती हैं, जब वो मैच्योर और डिफरेंशिएट होती हैं तो बी सेल भी बनेगा, टी सेल भी बनेगा, बाकी जितनी डब्ल्यूबीसी हैं वो सब बनेंगी, अलग अलग तरीके का सेल बनेगा। इसमें सारी सेल एक जैसी रहेंगी, सारी सेल एक सेल से बनी 10 से 20 सब एक जैसी, अलग कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। मैच्योर भी नहीं रहेंगी और डिफरेंशिएट भी नहीं रहती हैं। तो यहां लिखेंगे नॉर्मल सेल जो होती हैं उसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंट्रोल वे में, बट इन कैंसरस सेल
जो कैंसरस सेल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, अनकंट्रोल्ड, मैंने लिखा भी है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, सेल लगातार डिवाइड करेगी, ठीक है, एंड नो मैच्योरेशन, और सेल मैच्योरेशन भी नहीं करेगी। यह कह सकते हैं समय के पहले ही मैच्योर हो जाएगी, अर्ली मैच्योर हो सकती है, ये भी हो सकता है। समझ गया? सेल का साइज छोटा ही रहेगा, सेल अर्ली मैच्योर हो जाएगी जल्दी से, तो मैच्योरेशन उसका अर्ली हो सकता है। ठीक, ये तो हो गया कैंसर। अब एक चीज जानिए, सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड क्यों रहता है, क्यों लगातार सेल डिवाइड करती रहती है? क्योंकि G0 फेज सेल डिवीजन पढ़ा ना, तो एक सेल जो डिवाइड करती है, पहले वो जाएगी G1 में, S में, G2 में, यम क्रॉस करेगी, यम के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगी। अब ये सेल कितना डिवाइड करेगी, तो कुछ समय आएगा कि अभी डिवाइड नहीं करेगी, ये परमानेंट हो जाती है ना सेल, तो जो परमानेंट हो जाती है तो कहते हैं वो G0 फेज में चली गई। G0 फेज में आने का मतलब ये होता है, ये या तो सेल परमानेंट सेल डिवीजन को स्टॉप कर दे, या तो टेम्पोररी सेल डिवीजन को स्टॉप कर दे। हो सकता है रुक करके थोड़े समय बाद फिर सेल डिवीजन चालू करना है, तो एक गैप पीरियड होता है, परमानेंट भी रुक सकता है और गैप पॉज भी हो सकता है, ठीक है, टेम्पोररी। लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, गैप नाम की कोई चीज नहीं है। रिपीटेटिव क्यों है? क्योंकि G0 फेज नहीं है, एब्सेंट होती है। ठीक, यही कारण है सेल लगातार डिवाइड करती है। अब जो सबसे ज्यादा जो कैंसर कॉमन होता है वो कौन सा है? मेल में ओरल कैंसर और लंग कैंसर, और फीमेल में यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। खासकर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है इस समय। समझ में आया? तो लिख लीजिएगा, इन मेल में माउथ या ओरल कैंसर, ठीक है, और लंग कैंसर, और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर का कारण पता है? एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ना। एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। समझ में आया? माउथ कैंसर तो पता ही है, टोबैको, और लंग कैंसर टोबैको में जो 3,4 बेंजोपायरिन है, हाँ, टोबैको स्मोकिंग से और टोबैको के च्यूइंग करने से, चबाने से माउथ कैंसर। हाँ, ये तो अच्छी चीज है कि आज के समय बड़ा कॉमन है, जो कुछ नहीं खाता है उसको कैंसर हो गया, इसलिए जो खाते हैं वो बड़े प्रेम से खाते हैं। वो कहते हैं कि देखो कुछ नहीं हो रहा, इससे कुछ होता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, जाते सब ऊपर हैं। ध्यान से लीजिए, कुछ केमिकल ऐसे हैं जो कैंसर कॉज कराते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि टोबैको खाने से कैंसर होता है, ठीक है, ज्यादा होता है उससे, लेकिन बाकी चीजों से भी है। जैसे जो चाय पीने वाला कप होता है, चाय की दुकान पर बैठते हैं तो जो कागज पेपर वाला कप आता है उसमें कभी चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। जब गर्म चाय उसमें रखी जाती है तो वो पूरा पिघलती है। पॉलीथीन में कभी चाय नहीं लाना चाहिए, कैरी नहीं करना चाहिए। खासकर जितने ऑफिस में हैं, जितने दुकान में हैं, सब पॉलीथीन में लेके टहलते हैं, होता ना, थर्मस में, और कुल्हड़ में चाय पीनी चाहिए। जो टूथपेस्ट होता है इसमें भी कुछ केमिकल मिले होते हैं टूथपेस्ट में, जिसकी वजह से कैंसर। दातुन करना चाहिए, लेकिन दातुन मिलता कहाँ है? चाय में सबसे बड़ी कॉमन समस्या यही है। लेकिन वो भी ये, क्योंकि आके सोचिए, जो कुछ नहीं खाता है उसको ओरल कैंसर ही क्यों होता है, बाकी कैंसर क्यों नहीं होता है? जो कुछ नहीं खाता, आज के समय अगर किसी ने, आपने सुना होगा कि जेंट्स में कैंसर मेल में कौन सा कॉमन हो रहा है? मेल में सबसे ज्यादा टंग कैंसर बहुत सुनने को मिलता है, जीभ का कैंसर, ठीक है। लंग कैंसर तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सिगरेट वाले बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मोस्ट जिस समय ज्यादा, हाँ, अभी बताएंगे कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक। तो कैंसर के जो कुछ नहीं खाएगा उसमें टूथपेस्ट है या जितने आप जो सब्जियां खा रहे हैं सब केमिकल कहीं ना कहीं उसमें आ रहा है,
ठीक है, जितने जंक फूड हैं, चिप्स वगैरह, सब में केमिकल से ओरल कैंसर हो रहा है, बहुत ज्यादा टंग कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, मोस्ट इन कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज थ्रू एग्स और मोस्ट कॉमन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है कैंसर, जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती है। पहली लाइन लिखी गई है। ठीक है, एक चीज और लिखा गया है, यहीं पर बढ़ा लीजिएगा कि कैंसर सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, मैचुरेशन नहीं होता, मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल की है, और कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, स्टॉप, हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझ में आया? तो कॉन्टेक्ट क्या लिखा है देखिए, वो नहीं, मैं जो बताने जा रहा हूं, देखिए पढ़ लीजिए, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। देखा ना, हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल में सेल ग्रोथ और सेल का डिफरेंशिएशन ये कंट्रोल्ड वे में चलता है, नियंत्रण में चलता है और रेगुलेट वे में चलता है। लेकिन कैंसर में ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, कैंसर में जब कैंसर होता है बॉडी में, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होती है, जो रेगुलेशन कराती है, जो कंट्रोल कराती है किस पर, कि सेल बहुत ज्यादा डिवाइड ना हो, ठीक है, वो ब्रेक हो जाती है। उसी लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और एक वर्ड लिखा है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब समझते हैं? क्यों नॉर्मल, जो बॉडी की नॉर्मल सेल है ये कंटिन्यूअस डिवाइड नहीं करती, एक समय बाद इनका डिवीजन बंद हो जाता है। एक समय के बाद अगर ये सेल है नॉर्मल सेल, ये डिवाइड करेगी 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद इसमें डिवीजन बंद हो जाएगा, ये सेल डिवाइड नहीं करेंगी। वो कब होगा, जब एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है तो उन सेल में डिवीजन स्टॉप हो जाता है ऑटोमेटिक। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी का। व्हेन द सेल कम इन क्लोज कांटेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, जब एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे, जैसे ये अभी कांटेक्ट में नहीं आई है, अभी यहाँ जगह क्या है, स्पेस खाली देख रहे हैं आप ना, इतने स्पेस खाली है, लेकिन ये डिवाइड करते करते जब एक दूसरे के कांटेक्ट में चारों तरफ से आ जाएंगी, हर तरफ से घिर जाएंगी सेल। ये सेल को देखिए, इस सेल को, ये सेल इससे सब तरफ से कांटेक्ट में है सेल के। अब ये डिवाइड करके कहां जाएगी, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगा ना, ठीक, क्योंकि हर तरफ से ये सेल से घिर चुकी है, वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो कांटेक्ट से सेल का डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जब सेल चारों तरफ से या हर तरफ से कांटेक्ट में आ जाती है सेल के, इसी को बोलते हैं कांटेक्ट। हाँ, वो मैच्योर हो जाएगी ना। तो कैंसरस सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नो कांटेक्ट इनहिबिशन, कांटेक्ट इनहिबिशन इन कैंसर सेल। तो कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं है, ठीक। अब कैंसर सेल में ट्यूमर कॉज होता है, ट्यूमर बनता है, ठीक है। कैंसरस जो सेल होती हैं, क्योंकि लगातार डिवाइड होती हैं, तो क्या बनाती हैं, ट्यूमर बनाती हैं। स्पेलिंग क्या लिखी गई है, ठीक, यही है ना, ट्यूमर बनाएंगे। अब ट्यूमर हर कैंसर में नहीं बनता है, ब्लड कैंसर को छोड़ करके बाकी कैंसर में ट्यूमर बनता है सभी में, ठीक। तो नॉट इन ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, इसमें ट्यूमर नहीं बनता, ध्यान। और ब्लड कैंसर होता कैसे है, WBC के बढ़ने से। जब WBC बहुत ज्यादा हो जाती है तो हो जाता है ब्लड कैंसर। तो ल्यूकेमिया में होता क्या है, WBC का काउंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब ट्यूमर दो तरीके के हैं, एक है बेनिग्न ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब समझते हैं, मास ऑफ द सेल्स, सेल का पूरा एक मास ट्यूमर बनता है, बेनिग्न ट्यूमर। और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनिग्न ट्यूमर है ये नॉन कैंसरस है,
नॉन कैंसरस, और ये क्या है, कैंसरस ट्यूमर है, कैंसरस। तो बताइए क्या इससे कैंसर नहीं होता है? बेनिग्न ट्यूमर से कैंसर होता है या नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है बेनिग्न ट्यूमर से। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं ट्यूमर बना, ध्यान से देखिएगा, ये ट्यूमर है, तो अगर ये बेनिग्न ट्यूमर है, बेनिग्न वाला, तो ये कहीं फैलेगा नहीं, स्प्रेड नहीं करता, इसकी सेल स्प्रेड नहीं करती हैं, नॉट स्प्रेड, ये शरीर में कहीं फैलता नहीं है, एक जगह हो गया तो हो गया, ठीक है, ये बॉडी में स्प्रेड नहीं करता कभी, नॉन कैंसरस, नॉट स्प्रेड, समझ में आया? नॉन कैंसरस का मतलब समझते हैं, ये कहीं और कैंसर नहीं कराएगा, जैसे जहां है वहां तो हो चुका है, लेकिन इसकी सेल कहीं और नहीं जाएंगी, ठीक, तो कहीं और कैंसर नहीं कॉज कराएगा, इसलिए बोलते हैं नॉन कैंसरस ट्यूमर है। और मैलिग्नेंट वाला कैंसरस है, मतलब ये इसकी सेल स्प्रेड कर जाती है, स्प्रेड करेंगी, एक जगह से ट्यूमर की सेल निकलेंगी, दूसरे स्थान पर जाएंगी बॉडी में, वहां से तीसरे, हर जगह कैंसर कराती चलेंगी, स्प्रेड करेगा पूरी बॉडी में, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और जो कैंसरस सेल होती है उनको बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल। सुन लीजिए, नियोप्लास्टिक का मतलब कैंसर की सेल को, जिस सेल में कैंसर हो जाता है उस सेल को बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल, ठीक। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर से क्या होता है, इससे जो भी कैंसर स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यहां एक अलग से लिख लीजिएगा, जो नियोप्लास्टिक सेल का मतलब क्या है, कैंसरस सेल। जो कैंसरस सेल होती है, जिस सेल में कैंसर हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, नियोप्लास्टिक सेल। और कैंसर जब फैलता है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटाजेनेसिस अलग है, वो ओबेलिया वाले में है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो कैंसर का स्प्रेड होना ही मेटास्टेसिस है, मेटास्टेसिस। किस कैंसर को ठीक किया जा सकता है आसानी से, तो बेनिग्न वाले ट्यूमर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए रेडिएशन थेरेपी यूज करना पड़ेगा। अब एक चीज ये समझिए, कैंसर से मौत कैसे होती है, कैंसर हमारी बॉडी में नुकसान कैसे करता है, बताइए। हाँ, नुकसान नहीं करता क्या, मरे कैंसर से मर जाते हैं लोग, बताइए कैसे कैंसर से डेथ हो जाती है। देखो इतना बढ़िया चीज बताने जा रहे थे, हो जा रही है, जाइए, कोई बात नहीं, बताइए कैसे डेथ हो जाती है कैंसर से। एक चीज समझिए, कैंसर से बॉडी में अगर कहीं घाव हुआ है तो इसमें पेन शुरुआत में नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में पेन हो जाएगा तब तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, तो शुरुआत में पेन में नहीं होता है, वो जब दर्द तब होता है जब कैंसर अपना विकराल रूप ले लेता है, तब पेन होने लगता है उस हिस्से में, समझ में आया। तो पता नहीं लगता है इसलिए शुरुआत में कि कहीं कैंसर बन रहा है, समझ में आया। घाव शरीर में हो गया कहीं, तो उसमें घाव जल्दी भर नहीं रहा है, या ऐसा कोई घाव हो गया जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा शरीर में कोई वुंड है जिसमें पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, या कोई गांठ बनी हुई है जिसमें कोई पेन नहीं है, तो हो सकता है कि ये चीज हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ये हो सकता है, समझ में आया। हाँ, तो कैंसर कैसे बॉडी को नुकसान करता है, तो ध्यान रखिएगा, जो कैंसरस सेल हैं, जिस सेल में कैंसर हो जाता है उसकी सेल क्या करती हैं, अपने पड़ोसी सेल से म्यूटेशन खींचती हैं, ये कंपटीशन करती हैं नेबरिंग सेल से, किसके लिए, फॉर न्यूट्रिशन के लिए। जैसे मान लीजिए बॉडी की इस सेल में कैंसर हो चुका है इस हिस्से में, ठीक है, यहाँ कैंसर है पूरे में, तो आसपास की जो सेल होंगी बॉडी की, उससे ये क्या करेगी, जो भी आप खाना खाएंगे आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट जाएंगे, जो ऑक्सीजन जाएगी, जो एनर्जी है, उसका उपयोग ये नहीं कर पाएंगी बाकी बॉडी की सेल, उसका उपयोग ये करेगी, क्योंकि ये लगातार क्या कर रही है, डिवाइड कर रही हैं, इनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की जरूरत है, इनको ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए डिवाइड करने के लिए, इनको एनर्जी चाहिए, तो सारा खाना पीना यही ले रही है धीरे धीरे,
तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक, और धीरे धीरे आप कमजोर होते चले जाएंगे। समझ में आया? तो ये न्यूट्रिएंट को अपटेक करती हैं, कंपटीशन करती हैं। देख लीजिए कहीं लिखा हो कैंसर सेल कंपटीट फॉर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के लिए कंपीट करती हैं, ऑक्सीजन के लिए करती है, ये नहीं लिखा है, एंड एनर्जी के लिए कंपटीशन करती है। किससे? तो नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल से कंपटीशन करते हैं, और नॉर्मल सेल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी, ठीक है। नॉर्मल सेल गेट डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की इसमें कमी। तो देखिए जब किसी भी सेल में न्यूट्रिएंट कम पड़ने लगेंगे तो वो सेल अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट की जो बहुत सारे आयन हैं, मिनरल्स हैं, वो सब कम पड़ने लगेंगे, ठीक। तो इस तरीके से कैंसर बॉडी को नुकसान करता है। बाकी देखिए इसमें इन्वेजिव का मतलब समझते हैं, एक वर्ड लिखा है इन्वेजन, इन्वेजन, इन्वेजिव का मतलब होता है चिपकना। अगर कैंसर की सेल कहीं चिपक गई तो वो होती है इन्वेजिव, कैंसर की सेल कहीं चिपकी नहीं, नॉन इन्वेजिव, ठीक है। इन्वेजिव लिख लीजिएगा, स्टिकनेस होता है इसका मतलब, स्टिक करना, चिपकना, ठीक है। तो इसमें जो लाइन लिखा गया है, लिखा है कि एक्टिवली डिवाइड सेल्स ग्रो करती हैं कैंसर की सेल, दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल स्टार्वेशन के कगार पर पहुंच जाती है, भुखमरी के कगार पर, ठीक है, स्टार्व हो जाती है नॉर्मल सेल, और क्योंकि ये कंपटीशन करती है न्यूट्रिएंट के लिए। कॉजेज ऑफ कैंसर देख लीजिए, कैंसर का कारण क्या है, तो कॉज, तो कैंसर का जो रीजन है, पहला क्या है, फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, ठीक है, मतलब भौतिक कारण क्या हो सकता है, तो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक, और नॉन आयोनाइजिंग। एनर्जी में क्या है, एक्स रेज और गामा रेज जो है वो क्या करती हैं, कैंसर करा सकती हैं, वो आयनाइजिंग है। और नॉन आयनाइजिंग में क्या है, यूवी रेडिएशन होते हैं, जिससे स्किन कैंसर होता है, यूवी रेडिएशन से, ठीक। दूसरा क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे क्या है, कैंसर है। वैसे कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजन, जिससे भी कैंसर हो रहा है, चाहे इससे किसी भी चीज से, उस हर चीज को क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, और केमिकल में कुछ केमिकल आते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, कुछ डाई होती हैं, वो क्या करती हैं, कैंसर कॉज कराती हैं, ठीक है। लिख सकते हैं नाइट्रेट, ठीक है, ये सब चीजें एक्सेट्रा। और बायोलॉजिकल एजेंट में, और एक केमिकल में तो बुक ने लिखा है C4 बेंजोपायरिन, ये मोस्ट कॉमन है, बेंजोपायरिन। टोबैको में, टोबैको का जो स्मोक होता है, टोबैको में कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या है, ये है, तंबाकू में होता है जिससे कैंसर होता है, ठीक है। बाकी वहां निकोटीन तो है ही है, तो निकोटीन का असर दूसरी चीज है, समझ में आया, वो ड्रग्स उसमें पड़ते हैं। तो ये कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या है, बायोलॉजिकल का मतलब कोई वायरस होगा जो कैंसर कॉज कराता होगा, उस वायरस को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलेंगे, ठीक, कैंसर कॉजिंग वायरस को। क्योंकि स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्को वर्ड कैंसर के लिए यूज किया जाता है। अब एक चीज और समझिए, सभी की बॉडी में कैंसर का जीन होता है, सबकी बॉडी में है, हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, लेकिन इनएक्टिव स्टेट में है, सोया हुआ है।
और उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। समझ में आया? या सी ऑन्कोजीन्स। तो इन सभी में, इन ऑल पर्सन, सभी पर्सन में क्या है? कैंसर, कैंसर जीन है। और किस फॉर्म में है? इनएक्टिव अवस्था में। और इसको क्या बोलेंगे? सी ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है। और जब कोई कैंसर कॉजिंग एजेंट अटैक करेगा बॉडी पर, कार्सिनोजेन, तो ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जीन एक्टिव हो जाती है। और जीन एक्टिव हो जाएगी तो सेल के अंदर क्या होगा? लगातार डिवीजन चालू हो जाएगा। क्योंकि जीन से ही डिसाइड होता है, डीएनए ही तो डिसाइड करता है कि सेल को कितनी बार डिवाइड करना है। सेल को डिवाइड करना आगे की नहीं करना, ये उसका डीएनए डिसाइड करता है। तो जब डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगी तो कैंसर की सेल, नॉर्मल सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया कॉजेस। ठीक, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कैंसर है? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस देखिए, डायग्नोसिस में सबसे पहला है बायोप्सी, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो बैनिंग ट्यूमर है, जो कैंसर फैलता नहीं है, उसको हम इससे पता लगा सकते हैं, इससे उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर एक ही जगह कैंसर हुआ है, फैलने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर हिस्से से सेल या टिश्यू ले लेंगे काट करके। ठीक है। तो बायोप्सी का मतलब है आइसोलेशन ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द ट्यूमर। बायोप्सी का मतलब क्या है? आइसोलेट करना, आइसोलेशन ऑफ टिश्यू। कैसा टिश्यू? सस्पेक्टेड, जिसमें आपको लग रहा है कि कैंसर हो सकता है। आपको थोड़ी ना पता उसमें कैंसर हुआ है। ये कौन सा टिश्यू होगा? ये सस्पेक्टेड। अरे भाई, कहीं पेन हो रहा है तो उस हिस्से से क्या करेंगे? टिश्यू ले लेंगे सस्पेक्टेड टिश्यू से। फिर उसको माइक्रोस्कोप में ले जाएंगे, उसको देखेंगे उसकी सेल को। तो अगर सेल डिवीजन, सेल बहुत ज्यादा डिवाइड मिलेगी, ओवरलैपिंग मिलेगा, सेल एक के ऊपर एक ओवरलैप मिलेंगी, तो आप पता लगा लेंगे कि वो कैंसर है। समझ में आया? तो हिस्टोपैथोलॉजिकल का मतलब उस टिश्यू की स्टडी करेंगे, क्योंकि हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू की स्टडी करना। अब उस पार्ट में, उस टिश्यू में सेल होंगी, तो टिश्यू का अध्ययन करेंगे हम माइक्रोस्कोप में। ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्टडी और एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में। याद रखिए, इससे कौन सा, इससे बैनिग्न वाला कर सकते हैं। जो बैनिग्न ट्यूमर है उसकी बायोप्सी कर सकते हैं, लेकिन जो कैंसर फैल चुका है वो कहां कहां आप खोजेंगे उसको? जो ट्यूमर फैल जाता है उसकी सेल, उसके लिए ये टेक्निक नहीं अपनाते। समझ में आया? उसके लिए टेक्निक नहीं है बायोप्सी। दूसरा तरीका देखिए, सेकंड, हाँ, ब्लड टेस्ट से। दूसरा है ब्लड टेस्ट एंड बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट, आप या तो ब्लड टेस्ट कर लीजिए या बोन मैरो का टेस्ट कर लीजिए। लेकिन ये वाला कैंसर, ये टेस्ट ब्लड कैंसर बताएगा केवल। क्या बताएगा? केवल ब्लड कैंसर। क्योंकि अगर ब्लड में WBC बहुत ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या है? ब्लड कैंसर के चांस हो सकते हैं। या बोन मैरो की सेल में कोई डिफेक्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो डिफेक्ट कहां मिलेगा देखने को? वो आपको WBC या RBC में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि RBC और WBC कहां से बन के आती है? बोन मैरो से। तो बोन मैरो में कोई डिफेक्ट होगा तो वो RBC WBC में जाएगा। तो इससे हम ब्लड कैंसर चेक कर सकते हैं, ब्लड कैंसर के लिए। और तीसरा है एक्सरे। हाँ, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, तो WBC काउंट बोलते हैं, TLC होता ना। 6000 से 8000 पर माइक्रो मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड।
अरे 1.5 लाख प्लेटलेट है और 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन से 5.5 कुछ आरबीसी का डाटा है ना, वो मिलियन है आरबीसी और ये हजारों में होते हैं। ये एक्सरे अगला तरीका है कैंसर पता लगाने का, लेकिन अगर आप एक्सरे की मदद से 3D इमेज देखना चाहते हैं, एक्सरे जो आता है वो तो 2D आता है, लेकिन 3D चाहते हैं इमेज देखना कंप्यूटर पर, तो आपको सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी करनी पड़ेगी। ठीक है, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी पूरा फुल फॉर्म है, सीटी स्कैन करना पड़ेगा। चौथा क्या है, एमआरआई। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एमआरआई करते हैं। और चौथा तरीका अगला है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये कोई बताएगा क्या है? लास्ट की लाइन लिखी गई है, एंटीबॉडी आर यूज टू डिटेक्ट द कैंसर। कैंसर को पता लगाने का एक तरीका है एंटीबॉडी। जैसे मैं जब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बता रहा था तो हमने कहा था कि अगर HIV वायरस को आपको पता लगाना ब्लड में है या नहीं है, तो उसकी एंटीबॉडी को लेंगे, ठीक है, और ब्लड सैंपल को अप्लाई कराएंगे, बाइंड हो गया तो है। तो एंटीबॉडी की मदद से कैंसर का पता लगाया जाता है। तो एक बात बताइए, क्या कैंसर इन्फेक्शन से तो होता नहीं है? ये सोचिए, कैंसर जब होता है तो ठीक है, बाहर से कोई केमिकल बॉडी में आया जिसकी वजह से आपकी बॉडी की सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई, ठीक, तो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है कैंसर के खिलाफ में, पहले वो चीज याद रखिए, उतनी ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बनती है। आपको कोई बीमारी होती, बीमारी अपने आप ठीक हो जाती, लेकिन कभी कैंसर हुआ हो, कैंसर अपने आप ठीक नहीं होता है। बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है बिना दवा की, क्योंकि आपकी बॉडी की WBC एंटीबॉडी बनाएंगे और उस एंटीजन को स्पेसिफिन को मार के खत्म कर देंगी। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है कि WBC जो है वो एंटीबॉडी उतनी सफिशिएंट नहीं बना पाती है, या कह सकते हैं इसकी WBC कैंसर की सेल पर काम, इसकी एंटीबॉडी कैंसर की सेल पर काम ही नहीं करती है प्रॉपरली, इसलिए कैंसर सेल को खत्म नहीं कर सकती है। तो एंटीबॉडी बनती तो है, एंटीबॉडी कैंसर के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक, लेकिन वो एंटीबॉडी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उसको खत्म कर ले जाए कैंसर को। तो हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे शरीर में कहीं कैंसर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सीधे ब्लड निकालेंगे, ब्लड निकाल लिया बॉडी से, और ब्लड में जाहिर सी बात है कि अगर कैंसर हुआ होगा तो ब्लड में एंटीबॉडी बना होगा, भले कम बना है, बना होगा। उस एंटीबॉडी को लेंगे, हमको नहीं पता ना एंटीबॉडी है, सॉरी एंटीबॉडी नहीं, ब्लड में आपके जो ब्लड है उसमें ऐसे एक मिनट, जैसे ये कैंसर, ये बॉडी है, इसमें इस सेल में कैंसर हुआ है, जिस सेल में कैंसर होता है वो सेल कुछ प्रोटीन बनाती है, ठीक है, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन। एंटीजेनिक प्रोटीन, जिस सेल में कैंसर होता है वो सेल क्या करती है, कुछ प्रोटीन बनाती है, उनको बोलते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन। अब आपको पता है एंटीबॉडी किससे बाइंड करता है, एंटीजन से। तो जिस सेल में कैंसर होता है, क्योंकि वो प्रोटीन बनाती है एंटीजेनिक, जब आप बाहर से एंटीबॉडी लाएंगे या यहां से कैंसर सेल से आपने जिस पार्ट में कैंसर हुआ है उस पार्ट से वो प्रोटीन निकालेंगे, एंटीबॉडी अप्लाई कराएंगे, या एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखेंगे एंटीजन से कितना है, उस प्रोटीन से वो कितना इंटरेक्ट कर रही है। अगर इंटरेक्शन हुआ है तो बॉडी में कैंसर है, और नहीं हुआ है तो नहीं है। मतलब एंटीबॉडी का सहारा लेते हैं बॉडी के अंदर जो कैंसर की सेल हैं उनमें जो प्रोटीन बनी कि नहीं बनी ये पता लगाने के लिए। तो अगर कैंसर की सेल रहेंगी तो जाहिर सी बात है प्रोटीन बनाएंगी, ठीक है, उसी प्रोटीन को हम पता किससे लगाएंगे, एंटीबॉडी से। तो ये लिख लीजिएगा, यूज की जाती है, यूज टू डिटेक्ट, क्या पता लगाती हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन, एंटीजेनिक प्रोटीन formed by cancerous cell,
अच्छा, एक वर्ड में लिख रहा हूं बार बार, एंटीजेनिक। एक नॉर्मल प्रोटीन है और एक प्रोटीन है एंटीजेनिक, दोनों में क्या अंतर होता है? नहीं, देखिए प्रोटीन तो आपने पढ़ रखा है, तो क्या हर प्रोटीन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है? नहीं, वो प्रोटीन एक्टिवेट करेगी अगर किसी प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी की इम्यून सेल या WBC एंटीबॉडी बना रही है, तो उस प्रोटीन को बोलते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन। वो आपका इम्यून सिस्टम को जगा दी। समझ आया? जो प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है उसको बोलते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन। जब कैंसर डेवलप होता है तो कैंसर की सेल क्या करती है? एक प्रोटीन बनाने लग जाती है, उसको एंटीजेनिक प्रोटीन बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपकी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन एंटीबॉडी इतनी ज्यादा नहीं बनती है कि उसको खत्म कर ले जाए। तो उन्हीं को पता लगाने के लिए एंटीजेनिक प्रोटीन को बाहर से क्या लेते हैं? एंटीबॉडी का सहारा लेते हैं, और ये पता लगा लेते हैं बॉडी में कैंसर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, तो ये 4-5 टेस्ट ये हो गया डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होगा। अभी टाइम है। देखिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पहला ट्रीटमेंट है सर्जरी। ठीक है, सर्जरी हो गया। सर्जरी से किस ट्यूमर को ठीक करेंगे? बेनिग्न वाला, मैलिग्नेंट वाला नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इससे कौन सा कैंसर ठीक करेंगे? बेनिग्न। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन में वही जिस रेडिएशन से कैंसर होता है उसी रेडिएशन को यूज किया जाएगा कैंसर को ठीक करने के लिए। समझ रहे हैं ना? एक्सरे से कैंसर होता है, उसी एक्सरे को हम यूज करेंगे कैंसर को ठीक करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल सेल है, अगर किसी नॉर्मल सेल पर एक्सरे डाल दी जाए तो उस सेल में कैंसर हो सकता है। इसीलिए कहते हैं बार बार एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, खतरनाक होता है। समझ में आया? क्योंकि ये रेज जा रही है सीधे, तो एक्स रेज नॉर्मल सेल को कैंसरस में कन्वर्ट कर देंगी। लेकिन अगर यही सेल कैंसर बन चुकी है तो एक्स रेज से कैंसर हुआ था ना, अब इसी से एक्स रेज से उसका कैंसर ठीक भी किया जाएगा। सुन लीजिए, यही तो है ना, जब एक्स रेज से कैंसर को हम ठीक करते हैं तो एक्स रेज इस हिसाब से बॉडी पर डाली जाती हैं कि वो नॉर्मल सेल के पास ना पहुंच पाए। ठीक है, नॉर्मल सेल पर ना पहुंचे। एक्स रेज को सीधे टारगेट किया जाता है कैंसर सेल पर। अगर वो नॉर्मल सेल में पहुंच जाएंगे तो वहां तो कैंसर करा देंगे फिर ये, क्योंकि कैंसर एक्स रेज से होता है हमारे से। समझ में आया? तो एक्स रेज से नॉर्मल सेल में कैंसर हुआ, लेकिन जिस सेल में कैंसर हुआ उस सेल को अगर आपको डिस्ट्रॉय कराना है, खत्म करना है, तो उसी एक्स रेज का सहारा फिर लिया जाएगा। लेकिन सावधानी रखनी है कि नॉर्मल सेल को बचाए रखना है। समझ में आया? वही लिखा हुआ है। तो रेडिएशन थेरेपी बड़ा प्रिकॉशन के साथ की जाती है। सर्जरी तो थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन रेडिएशन थेरेपी आसान नहीं है। और कौन सा लिखा है? तीसरा इम्यूनोथेरेपी। यही है ना लास्ट। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं? इम्यूनोथेरेपी में हम अल्फा इंटरफेरॉन यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करेंगे? यूज ऑफ अल्फा इंटरफेरॉन। मतलब बॉडी में क्या भेजा जाएगा? इंटरफेरॉन भेजे जाएंगे, एंटीवायरल प्रोटीन। पता ना इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन को बॉडी में भेजेंगे। तो फिर करेंगे क्या? ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, कैंसर के खिलाफ में। जैसे हमने अभी आपको बताया, जब कैंसर होता है तो बॉडी में एंटीबॉडी बहुत कम बनती है। ठीक, उतनी कम बनती है एंटीबॉडी को कैंसर सेल को मार नहीं पाते हैं। ठीक, तो कैंसर का इलाज कैसे किया जाएगा? तो इलाज के 2 तरीके तो हो गए। तीसरा तरीका है इम्यूनोथेरेपी। मतलब इसमें इम्यून सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। इलाज किससे कराया जाएगा? इम्यून सिस्टम की मदद ली जाएगी। तो बाहर से केमिकल बॉडी में भेजा जाएगा अल्फा इंटरफेरॉन। ये जब बॉडी में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक, एक्टिवेट कर देगा तो जो एंटीबॉडी कैंसर के खिलाफ में कम बन रही थी, वो एंटीबॉडी क्या हो जाएंगी? ज्यादा बनेंगी, और कैंसर सेल को क्या कर देंगे? वो मार देंगे। समझ गया?
ये सीधे सीधे लिखिएगा, ये एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। किसके लिए? अगेंस्ट कैंसरस सेल। ठीक है, कैंसरस सेल को मारने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम को जगा देगा, और बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर जाएगा, तुरंत एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, जहां पे बनने लग जाएगी ज्यादा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा और कैंसर सेल डाई हो जाएंगे। ठीक, तो सीधे एक्टिवेट कर देता है, मतलब आग में घी का काम कर देता है। हाँ, एक बच्चा कीमो, वही तो मैं पूछ रहा था क्या बच्चा हुआ। देखिए, कीमोथेरेपी कहते नहीं है, किसी को सुना होगा कि कीमो चढ़वा के आ रहे हैं, कीमो चढ़वा के आ रहे हैं, जैसे लगता है ग्लूकोज चढ़ाते ना। मैं तो कभी कभी समझ नहीं पाया इसको, जब मैंने थोड़ा सा देखा, अध्ययन किया, तो ये केमिकल है ये। ठीक है, केमिकल का ट्रीटमेंट, मतलब कैंसर का इलाज केमिकल से करना, दवाओं से करना। ठीक है, वो है कीमोथेरेपी। हाँ सही है भाई, केमिकल वाला बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, रेडिएशन का नुकसान भी है, अगर सावधानी नहीं की गई तो आप तो गए हैं इलाज कराने और पता लगा बीमारी साथ में लेके आए। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है रेडिएशन थेरेपी में। हाँ, केमिकल में कुछ सावधानी नहीं रखनी है, झेलेगा पेशेंट, बाल उसके गायब होंगे। ध्यान से सुन लो जी, केमिकल वाले में कोई सावधानी नहीं रखनी है। ठीक, क्योंकि इसकी समस्या ये है कि इसमें ट्रीटमेंट किससे किया जाता है? केमिकल से। और नुकसान क्या है? हेयर लॉस। ठीक है, देखिए कभी पेशेंट जो कीमो करा के आए, बाल वाल सब बढ़ जाते हैं। हमने तो देखा लेडीज की बाल पूरे साफ हो गए थे। ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में, कमजोर हो जाएगा शरीर, तो इसका ड्रॉबैक है कीमोथेरेपी का। इसीलिए करते क्या है, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो कई थेरेपी को एक साथ ले लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर थेरेपी नहीं करते हैं, कई थेरेपी एक साथ। देखिए लाइन पढ़ी, लिखा गया होगा, देखा है कहीं ना? हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कैंसर डायग्नोसिस हो गया। हाँ वही में, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द थेरेपी। कई थेरेपी एक साथ ले जाते हैं। ठीक, क्योंकि सबका अपना अपना नुकसान है भाई, इसका भी नुकसान है, सावधानी रखनी है। ये थोड़ा सा इम्यूनोथेरेपी कॉस्टली भी है। ठीक है, और ये केमोथेरेपी, इसमें भी समस्या क्रिएट हो रही है, तो सब एक साथ कॉम्बिनेशन ले लिया जाता है। तो ज्यादातर दवाओं का समस्या हेयर लॉस, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, ये हो गया। रेडियोथेरेपी हो गया। पेशेंट आर गिवन द सब्सटेंसेस कॉल्ड अल्फा इंटरफ्रॉन टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। और लास्ट वाला एक टॉपिक बचा रह गया है, और 10 मिनट में हाँ कुछ आगे बताएं। एक दिन और लगेगा। देखिए हम सोच रहे थे खत्म हो जाएगा, लेकिन चैप्टर ही बड़ा है। इसके बाद जो माइक्रोस वाला चैप्टर है वो थोड़ा छोटा है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ अभी पढ़ा देंगे हम, कोई समस्या नहीं इधर। नहीं, इसके बाद सर पढ़ाएंगे, अभी सर फ्री नहीं है, इसके बाद वही आएंगे, फिर हम गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वो लगातार पढ़ाएंगे। तो जब तक वो फ्री नहीं है तब तक हमारा क्लास चले। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, या तो मैं क्वेश्चन करा दूं थोड़ा देर, 5 मिनट 10 मिनट बचा है मुझसे, बोलिए कुछ क्वेश्चन कर लीजिए जब तक। वो लास्ट वाला टॉपिक थोड़े रखिएगा, अगली बार इसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, आ जाइए, एक सेकंड, 2-4 क्वेश्चन हो जाए। बताइए बताइए, बोलो जी, चश्मा ले जाए, बताइए। जब तक इसमें से बाकी लोग देखिए।
जब तक इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा। हाँ बताइए, लो जी। पीपल हु आर हाई तो हो गया ना, हाई रिस्क हो जाएगा ना, तब लीजिए, हो जाएगा तब। अच्छा, सेकंड लाइन स्टेटमेंट दूसरा नहीं समझ में आ रहा है। HIV इन्फेक्शन समथिंग दैट हैपेंड, लिखा तो अनजाने में होता है। HIV का इन्फेक्शन दैट हैपेंड इनएडवर्टेंटली, मतलब जानकारी के अभाव में ही HIV का इन्फेक्शन होता है। समझ में आया? भाई जानकारी है तो इन्फेक्शन क्यों होगा? अनजाने में, उसका मतलब अनजाने में है लिखा हुआ है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ये माइटोसिस वाला तो नहीं आ गया, चैप्टर गलत ओपन हो गया, चैप्टर गलत ओपन हो गया। अच्छा हो गया तो हो जाने दीजिए, कहाँ गया? हाँ इसी कर लीजिए। and microbes in the human welfare, molecular gases और measurement process। कहाँ गया जी? ह्यूमन है, आ गया। बताइए लिखिए, बस आज क्वेश्चन ही आ गया, आपको हो जाइए, आ जाने दो, यही बताइए, ऐसे नहीं होगा ना, हो जाइए। नियोप्लास्टिक क्या है? डोज डैमेज, अगर कैंसर की सेल कहीं स्प्रेड कर रही हैं, इसको बोलते हैं, भाई देखिए जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वही उसी की सेल तो फैलती हैं, उसी की सेल कहीं जाती है, वही ट्यूमर कॉज कराता है, वही कैंसरस है। तो इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, कैंसर की सेल अगर कहीं फैल रही हैं उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। लेकिन लिखा नियोप्लास्टिक, तो नियोप्लास्टिक की वो कैंसर करा रही है ना, वो नॉर्मल सेल को कैंसरस में कन्वर्ट कर रही हैं, तो जो सेल कैंसर में कन्वर्ट होती है उसी को बोलते हैं नियोप्लास्म। यही सही है इसका, लेकिन कई देखना है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कन्फाइंड टू द, नहीं, दोज कन्फाइंड टू द ABC लास्ट, ये बताइए लिखते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड MRI डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल, हाँ सही है। कीमोथेरेपी यूज्ड टू द किल नॉन कैंसरस सेल, नॉन कैंसरस सेल को नहीं किल किया जाएगा, कैंसरस, ये गलत है। अल्फा इंटेक्टिवेट द कैंसर, ये सही है। कीमोथेरेपी ड्रग्स बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, सही है ये भी। अच्छा ये बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर क्या है? अल्फा इंटरफ्रेंस, वही है ना, लिखा है बुक में ना, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर लिखा ना, पढ़ लो कहीं, वही लिखा है, अल्फा इंटरफ्रेंस लिखा गया होगा, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ द लीकेमिया द ब्लड सेल काउंट, लीकेमिया में ब्लड सेल काउंट बढ़ता है, घटता नहीं है। तो आपका ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये सही है, ठीक है, और ए सही है, ए और सी कहाँ गया, ए वाला हो गया। अच्छा इसका मतलब समझते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर क्या है? बायोलॉजिकल, हाँ, बायोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाइड कर देना, चेंज कर देना। आखिर अल्फा इंटरफ्रेन में तो लाइन लिखी गई है, तो अल्फा इंटरफ्रेन जब बॉडी में भेजे जाते हैं तो आपकी बॉडी को चेंज कर देते हैं, कैसे? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, समझ में? बायोलॉजिकल को मतलब मॉडिफायर लिखा गया है, बायोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल रिस्पांस, जो रिस्पांस देगा उसको मॉडिफाइड कर देंगे।
तो इस पर भी अंडरलाइन कर देना। नहीं, अगर ये लाइन आपको नहीं ध्यान होती तो आप ये क्वेश्चन सही, ये लाइन सही कर देते। अभी देखिए लिखा गया ना उसमें, हाँ, इसलिए कहते हैं कि लाइन टू लाइन पढ़िए। ये बताइए, आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड डेवलप द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर द इंटरेक्शन विद द, ये तो हो गया आपका लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस स्प्लीन। प्राइमरी छोड़ दीजिए, ठीक है। अरे सबको पता ना इंटरेक्शन कहां होता है पैथोजन के साथ में। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी का पैथोजन के साथ इंटरेक्शन होता है स्प्लीन में, सेकेंडरी में। सेकेंडरी ये है तीनों, CDE, CDE, CDE। ये देखिए, ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ एंड इट इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ये तो आसान है, इनेट इम्यूनिटी, ठीक, इनेट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, मिनट और देख लीजिए। नॉट करेक्ट, ये शायद नहीं बताया, छूट गया। एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल होता है। एन का मतलब अमीनो टर्मिनल, सी का मतलब कार्बोक्सी टर्मिनल। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट सी टर्मिनल होती है, शायद एन होती है। अच्छा कोई बात नहीं, एन हो गया तो ठीक है, एन टर्मिनल हो गया। और ये ऊपर वेरिएबल रीजन, नीचे कांस्टेंट। तो अगर ये आपका सी एन टर्मिनल ऊपर है तो सी टर्मिनल नीचे होगा, तो इसका मतलब ये हैवी चेन कांस्टेंट रीजन के नीचे ही आता है। ऊपर तो वेरिएबल रहता, तो ये सही होगा। सी टर्मिनस है ना, ठीक, कंफर्म है ना, वो ऊपर एन टर्मिनस होता है, ठीक है, ठीक। ईच एंटीबॉडी है टू लाइट एंड टू हैवी, ये भी सही है। हैवी एंड लाइट चेन थर्ड, ये भी सही है। तो पूछा क्या, नॉट करेक्ट, पहला वाला एन टर्मिनल होगा, ठीक, ठीक है। इसको मैच करा दीजिए जल्दी से। एम्फाइसीमा सीक्रेट स्मोकिंग से है। एंजीना पेक्टोरस तो चेस्ट पेन है। ये चैप्टर से शायद है ही नहीं, ये पता ही चल रहा है। चलिए इसके बाद में आगे, ठीक, इतने सो रहा है। एक और देख लीजिए इसको। एंटीबॉडी आर द केमिकल प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स के द्वारा बनाई जाती है एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, सॉरी, ये वही चैप्टर चल रहा है। कोई बात नहीं, चाहे जो चैप्टर खुला हो आप इसको देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए, एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रोब बनाते हैं, सही है, और माइक्रोब को ही किल करते हैं, ये लाइन सही है। एंटीबॉडीज आर द केमिकल्स फाउंड इन द बॉडी दैट एलिमिनेट, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा ना, कोई बात नहीं है। सी वाला हो गया। चलिए अरे खत्म हो जाओ भाई, ये मिला लेंगे, मिलाइए जल्दी से। नेको हो गया एड्स, अल्फा इंटरफेरॉन मेटास्टेसिस से मैच करेगा। कैंसर है ना, नहीं, डिस्ट्रॉय द ट्यूमर, डिस्ट्रॉय, ठीक है। मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस, माल्ट हो गया लिम्फोइड, नेको हो गया एड्स। समझ में आ रहा ना, बस। अब अगली बार, ठीक है। तो अगली बार वो एक टॉपिक बच्चा है, उसको यहीं से बता देंगे हम, पढ़ के आइएगा, बुक में अंडरलाइन हो जाएगा वो। और कल टेस्ट है, ढंग से कोशिश करिएगा, आपके कुछ बढ़ के आए मार्क्स। समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ा हुआ कभी नहीं आता है।